एक इनकम टैक्स रेड के दौरान कई बार हम लोगों ने देखा है जो मैट्रेस है उसमें कैश भरा हुआ, फॉल सीलिंग को तोड़ा वहाँ से निकला, कमोड फॉल्स है उसके अंदर सोने के बिस्किट्स हैं। तो ये सब चीज़ें ये रियल लाइफ में होती हैं। कुछ साल पहले बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के 4-5 हज़ार कर्मचारी फंसे थे। तो उसमें एक गलत टैक्स पेयर ने इन लोगों को मेडिकल के झूठे सर्टिफिकेट बना करके दे दिए थे। तो अब वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए बचा रहे थे। अब उसमें कई लोग फंस गए। 8.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, हम लोगों ने कितने लोगों पे रेड किया होगा? 1000, 2000। हम लोगों ने 1000 लोगों पे इनकम टैक्स की रेड की। 0.00001%, which is negligible. As a thumb rule, I'll tell you, up to 50 lakh of annual income, new tax regime लोगों के लिए मोस्टली बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर एक होलसेलर 1 लाख रुपए महीने का बटाटा बेचता है और 20,000 रुपया महीने का ही सेल डिक्लेयर करता है, तो ये टैक्स इवेशन है। तो फिर उन्हें बिल्कुल हमसे डरने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि कौन आता है, बागुल बुआ बिल्कुल आएगा उनके पास। टैक्स बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए जी। सरकार कहती है कि आप टैक्स बचाइए। टैक्स बचाने में कुछ भी गलत नहीं है। नमस्कार, नागरिक शास्त्रामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आणि लाल दिवाचा आजचा एपिसोड आहे। लाल दिवा म्हटलं की आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येतात ते लाल दिव्याच्या गाड्या आणि त्यातनं फिरणारे वेगवेगळे सरकारी अधिकारी। आणि दुसरी गोष्ट जी डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे त्या अधिकाऱ्यांबद्दल बोलायचं असेल किंवा अधिकाऱ्यांशी बोलायचं असेल किंवा कधीही संबंध येणार असेल तर आपल्या पोटात जो लाल दिवा, पोटात जो गोळा येतो तो। पण खरंच या अधिकाऱ्यांना घाबरण्याची गरज आहे का? ह्या अधिकाऱ्यांचं काम नक्की काय असतं? ह्या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा करण्यासाठीची ही सिरीज आहे। आणि आज आपल्या बरोबर आहेत ते इन्कम टॅक्स प्रिन्सिपल कमिशनर आहेत। तर आज आपल्यासोबत आहेत रविशंकर श्रीवास्तव सर, जे प्रिन्सिपल कमिशनर इन्कम टॅक्स 41 मुंबई या विभागाचे ते अधिकारी आहेत। आणि आता आपण सगळेच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याच्या घाईमध्ये आहोत आणि या पार्श्वभूमीवर या डिपार्टमेंटचं काम नक्की कसं चालतं, सरांचं काम नक्की कसं चालतं आणि आपल्या मनात जे जे काही प्रश्न आहेत त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्याचा आज आपण प्रयत्न करूया। तर सर, बहुत 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 स्वागत है आपका। आप नागरिक शास्त्र के चैनल में आए और बात करने के लिए हमसे आप रेडी हो गए। आपका भी बहुत स्वागत है इनकम टैक्स परिवार में। थैंक यू सर। सर, मराठी में ना एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं बागुल बुआ। तो बच्चे जब सोते नहीं हैं तो मम्मी बोलती है सो जा वरना बागुल बुआ आ जाएगा। तो वो एक डर होता है। और अभी हम सब देख रहे हैं हमारे सीए हमारे मम्मी के जैसे हमारे पीछे पड़े हैं कि जल्दी से टैक्स भरो वरना इनकम टैक्स आपको नोटिस आ जाएगा। तो ये डर है क्योंकि हम जानते भी नहीं हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। सो ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, एक कमिश्नर इनकम टैक्स का कैसे काम करता है? देखिए, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट के ऊपर काम करता है। तो ये जो सीए हैं वो आपको थोड़ा सा डर बैठाते हैं। लास्ट डेट है, आप नहीं फाइल करेंगे पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा। तो थोड़ा करेक्ट है, अति करेक्ट नहीं है। ओके। जैसे माँ बच्चे को डराती है, जल्दी थोड़ा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ। तो फेल हो जाओगे तो लाइफ में तुम्हारा क्या होगा। वैसे ही तो डिपार्टमेंट ने हर एक रिटर्न के लिए एक टाइम तय कर रखा है। सो अब जो सैलरीड क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, जो ट्रस्ट हैं, सबके लिए अलग अलग टाइम्स हैं। तो अपने उस टाइमलाइन को फॉलो कीजिए, उसके अंदर रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो फिर कुछ और टाइम मिलता है जिसमें आप पेनल्टी के साथ करेंगे, पर वो पेनल्टी देना तो किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते फाइल कर दें। पर ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? अभी हमको पता है कि हम टैक्स का सब फाइलिंग करते हैं, पर उसके बाद क्या होता है? सपोज आई फाइल माय रिटर्न्स का जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी पैन कार्ड से लिंक्ड है, तो वो तो ऑटोमेटिकली शायद आ जाता है। बट जो भी मेरा इनकम है
कोई अदर सोर्सेस है वो सारा मैं डिक्लेयर कर देती हूँ, उसके बाद आपके साइड से डिपार्टमेंट से क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, किसी की रिटर्न 1 पन्ने की होगी और किसी की रिटर्न 35 पन्ने की भी हो सकती है, किसका क्या काम है उसके आधार पे। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ऑनलाइन, तो या किसी किसी केस में फिजिकल भी फाइल करते हैं, ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में चली जाती है। आप समझिए कि जैसे कॉपी एग्जामिनर के पास चली गई। अब वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आपके पास आपके बारे में जानकारी है, अब आपने कोई जानकारी भरी है, दोनों को हम लोग मिलान करते हैं और जहाँ जहाँ पे गैप नज़र आएंगे वो रेड फ्लैग हो गया। ओके। फिर आपको प्रोसेसिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा, उसमें वो रेड फ्लैग आपको सही जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही लगा हमें तो फिर वो रेड फ्लैग निकाल देंगे और हम अपने आपके रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आपका जवाब नहीं आया या आपका जवाब सटीक नहीं रहा तो हम रेड फ्लैग को निकालते नहीं हैं, और जो गैप है आपकी डिक्लेयर्ड इनकम में और हमारी असेस्ड इनकम में, उस गैप को हम आपके इनकम में, डिक्लेयर्ड इनकम में जोड़ देते हैं। और फिर उस जोड़े हुए इनकम पे पेनल्टी भी लगाते हैं। अच्छा, बट अभी फॉर एग्जांपल मुझे खुद का टैक्स फाइल करना है, तो मैं 2-3 महीने से, अप्रैल से ही मैं पूरा टेंशन में चालू हो जाती हूँ, सारा बैंक स्टेटमेंट्स निकालती हूँ। मेरा सीए मेरे को बहुत बार फ़ोन करता है, पूछता है ये देखो ये कहाँ से इनकम आया है, वो कहाँ से। तो मेरे खुद के लिए इतना इंडिविजुअल लेवल पे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको ऐसे करोड़ों लोगों का ये देखना होता है। तो हाउ ये प्रोसेस कैसे होता है आपके एंड से? मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई और व्हाट क्राइटेरियाज डू यू अप्लाई, हाउ डू यू असेस ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसलिए हमारे पास बहुत ही रोबस्ट कंप्यूटर सिस्टम है। हम लोग हर एक साल 8.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना बड़ा काम है ये। और बिग डेटा एनालिटिक्स होती है उसमें। तो सबसे पहले जो बात आती है, आपने क्या डिक्लेयर किया है और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसके बीच का मिसमैच, जो मैंने पहले ही बोला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये काम पूरा का पूरा ऑटोमेटेड होता है। पहले ये काम मैनुअल होता था, तो मैनुअल होने के कारण रिटर्न की प्रोसेसिंग में समय लगता था। प्रोसेसिंग में जब समय लगेगा तो यदि आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो मुझे आपको जो रिफंड देना है उसमें भी समय लगता था। बराबर। इस वजह से लोगों की शिकायतें भी होती थी कि हमें रिफंड जल्दी नहीं मिल रहा है। पर अब वो दिन गए। अभी जो हमारा सिस्टम है वो आपकी रिटर्न को लगभग 4 से 5 हफ्ते में प्रोसेस कर देता है। बराबर। तो आपको 5 से 6 हफ्ते के अंदर रिफंड मिल जाता है। और आपने जो अकाउंट अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया है, कई बार लोग यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपके श्रोताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपना बैंक अकाउंट सही भरें, उसमें ये ECS हो जाएगा। बराबर। दूसरी एक गलती ये होती है कि लोग जो अकाउंट दे रहे हैं, कई बार वो अकाउंट उनका इनएक्टिव हो जाता है, कोई नया अकाउंट ऑपरेट करने लग जाते हैं। अब ये तो आपने पहले भरा हुआ है, ये इनऑपरेटिव हो रखा है। अब इनऑपरेटिव हो गया और हमने मान लीजिए आपको 4,000 रुपये का रिफंड दिया, तो वो बैंक में जाएगा और बैंक से वो बाउंस हो जाएगा। बराबर जी। फिर आपकी शिकायत हो जाएगी कि हमें मिला नहीं। पर आपको इस बात का ख्याल रखना, इसके प्रति जागरूक रहना है कि जैसे आपने रिटर्न भरा है, रिटर्न में जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। मिसमैच का एक कारण और ये होता है कि कई बार अनजानते में, और जो लोग गलत लोग हैं वो तो जानते में करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन के बीच में मिसमैच हो रहा है। तो जो जेन्युइन लोग हैं, और अगर ये मिसमैच हुआ तो प्रोसेसिंग सेंटर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसको दूर कर लीजिए। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वेरिफिकेशन होती है। तो जैसे आपको कहा जाता है कि रिटर्न फाइल करने के 1 महीने के अंदर वेरिफिकेशन कर दीजिए। अब कई लोगों का आधार पैन लिंक जो है वो नहीं होता है, या टूटा होता है, या अपडेशन हो गया है तो वो बराबर नहीं है। इस वजह से
ये आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, बराबर, तो फिर वो तकलीफ आ जाती है। ओके। कहने का अर्थ ये है कि जागरूकता सबसे जरूरी चीज़ है। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है? मतलब अगर इतना, एक तो हमारा लोक संख्या भी इतना है हमारे देश का, उसमें से टैक्स पेयर्स का नंबर इतना ज़्यादा है, तो इजंट देयर अ सिंपलर वे टू डू इट? और देखिए, ये कॉम्प्लेक्स हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप अगर चाहें तो अपने स्मार्टफोन पे रिटर्न भर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सारी व्यवस्था हमने ऑनलाइन कर रखी है। इनफैक्ट मेरे खुद फादर इन लॉ जो 74 इयर्स के हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही रिटर्न भर देते हैं। राइट। अच्छा, अधिकांश लोगों का जीवन सरल है, तो उनके जीवन में इनकम एक या दो तरह की है। जैसे सैलरी इनकम हो गई, थोड़ा बहुत बैंक में पैसा होगा तो उसकी इंटरेस्ट आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। थोड़ा और जटिल हुआ जीवन या खुशहाली कह लीजिए तो रेंटल इनकम होगी जी। थोड़ा और कुछ हुआ तो किसी शेयर में कुछ पैसा कमा लिया तो कैपिटल गेन्स होगा। तो इतने तक के लिए लोगों को जटिलता नहीं है। इसलिए जटिलता नहीं है क्योंकि आपके सारे इंफॉर्मेशन को हम वॉच कर रहे हैं। बराबर। और आप अगर अपना AIS देखेंगी, AIS क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा। अच्छा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आप एक्सेस करेंगी तो उसमें आपको दिखेगा कि आपकी सारी चीज़ें हमने पहले से उसमें पॉपुलेट कर रखी हैं। बराबर। मतलब मान लीजिए कि आपने एक FD डाली 10,000 रुपए की और बैंक ऑफ इंडिया में डाल दी और भूल गई। अब रिटर्न भरते समय आपको याद नहीं है, बराबर, लेकिन हमें याद है जी। तो इसलिए कि उस बैंक का आपके पैन के साथ लिंक है। हाँ। और बैंक से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो वो FD और उस पर जो इंटरेस्ट आए वो हमारे सिस्टम पे दिखेगा। तो वो कई बार आपके लिए ये काम आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए आपको इनकम आई रेंट से, आपका एक मकान है, आपने उसको अपने किसी बैंक को दे दिया रेंट पे और बैंक वाला आपको 30,000 रुपये महीने का रेंट दे रहा है। बराबर। तो बैंक वाला उस पर TDS करेगा जी। अब TDS करेगा उस पर 3,000 रुपये और 27,000 रुपये आपको देगा। तो हमें पता है क्योंकि आपने 3,000 रुपया TDS हमारे खाते में आ रहा है, तो उसका 10 गुना के हिसाब से टोटल रेंट ये हुई और 27,000 आपके पास गया है। तो आप अगर गलती से छूट गया तो आपको उस समय दिख जाएगा, और अगर किसी की नीयत में खोट है, वो छिपाना चाहेगा तो हम पकड़ लेंगे जी। तो अभी ये जो आपने बोला, तो दिस सीम्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जी, बट उसमें भी और अगर ज़्यादा आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत और लोग होंगे जिनको न्यू टैक्स रेजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रेजीम क्या है, मुझे कैसे फाइल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कैन यू इफ यू कैन एक्सप्लेन। ये सवाल हम लोगों से रोज़ पूछा जाता है। अभी 2 दिन पहले हमारे मौसेरे भाई ने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या करना है, तो उसने भोजपुरी में पूछा, बताओ क्या करी था, तारे से पूछ के सब काम करी ना। तो हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप भेज दीजिए। फॉर्म 16 भेज दिया। तो फॉर्म 16 भेज दिया, हमने चेक कर लिया कि ओल्ड में या न्यू में किस में करें। तो सिस्टम में आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, सिस्टम कैलकुलेट कर देता है। बराबर। तो अब आपके पास 2 जवाब आ गए, ओल्ड का जवाब आ गया, न्यू का जवाब आ गया। ओल्ड में टैक्स कितना आ रहा है, न्यू में टैक्स कितना आ रहा है, आप कंपेयर कर लीजिए। जिधर टैक्स कम आ रहा हो उधर भर दीजिए। पर डिफरेंस क्या है ये ओल्ड और न्यू में? हाँ, उस पर हम आते हैं जी। अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ऐसा किया है कि कई तरह के जो डिडक्शंस होते थे, जैसे आपने LIC ले रखा है तो उसकी डिडक्शन है, अगर आप मेडिक्लेम है तो उसकी डिडक्शन है, इस तरह से कई डिडक्शंस थे। वो डिडक्शंस वहाँ पे कम कर दिए गए हैं, ना के बराबर, और टैक्स रेट को घटा दिया गया है। अच्छा। तो डिडक्शंस नॉमिनल हो गए, टैक्स रेट कम कर दिया गया। ये न्यू सिस्टम है। ओल्ड सिस्टम है, टैक्स रेट ज़्यादा है, डिडक्शंस भी
कई तरह के जो एक्ट में हैं वो आपको उपलब्ध हैं। जी। अब जिनकी ज़िंदगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई तरह के एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर हो जी। और जिनकी ज़िंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम सिंपल होगी। तथापि जो एक काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है वो ये कर सकता है कि कई ऑनलाइन टूल्स हैं, उस पर वो अपनी पूरी इनकम डाल करके खुद चेक कर लेगा कि किस में टैक्स ज़्यादा आ रहा है। एज ए थंब रूल आई विल टेल यू, अप टू 50 लाख ऑफ एनुअल इनकम न्यू टैक्स रिजिम लोगों के लिए मोस्टली बेनिफिशियल रहेगा। 50 लाख तक आपका एनुअल इनकम होगा तो मोस्टली, एक्सेप्शंस की बात छोड़ दें, मोस्टली बेनिफिशियल ही रहेगा जी। तो अभी हम आपके काम के बारे में आते हैं कि क्या प्रकार का कमिश्नर का जो इनकम टैक्स कमिश्नर होता है उनका काम क्या होता है पर्सनली? तो आप ऐसे देख लीजिए, जो इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जूनियर लेवल हुए, फिर मिडिल मैनेजमेंट हुआ जी, फिर टॉप मैनेजमेंट हुआ जी। तो इनकम टैक्स कमिश्नर का मतलब पिरामिड के टॉप पे आप हैं। सो टॉप लेवल पे आप मोस्टली मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्टली जूनियर लेवल ऑफिसर्स करते हैं। तो हमें उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है और उन्हें ये समझाना होता है कि आप टैक्स पेयर के प्रति काइंड हों, संवेदनशील हों और एडवर्सरियल नहीं हो। अच्छा। ये झगड़े वाली बात नहीं है, इतना हाँ। तुम टैक्स दो नहीं तो फिर गब्बर आ जाएगा, वो बात नहीं है। जो टैक्स पेयर है इस देश का, अगर देखा जाए तो वो राष्ट्र निर्माण के लिए एक अंशदान दे रहा है अपनी आय से। अप टू 33% लोग दे रहे हैं जी। तो 100 रुपये कमाए तो 33 रुपये सरकार को दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट उनके प्रति कृतज्ञ है, राष्ट्र भी उनके प्रति कृतज्ञ है और हमारा फोकस है कि टैक्स पेयर सर्विसेज जो हैं वो प्रॉम्प्ट हो और एम्पैथी हो उसमें। तो ये इंश्योर करना एक कमिश्नर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरा जो कोऑर्डिनेशन होती है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन डाउन द लाइन एंड अप द लाइन, मतलब बोर्ड के साथ या चीफ कमिश्नर के साथ, उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, ईडी है, यहाँ से कई इंफॉर्मेशंस आती हैं। अच्छा। अब किसी की इंफॉर्मेशन आ रही है जीएसटी से कि इस बंदे का जिसने यहाँ बुधवार पेठ में एक कॉर्नर शॉप डाली है ग्रोसरी की, इसका सालाना टर्नओवर 75 लाख है। अब हमारे रिकॉर्ड में वो टर्नओवर कम दिखा रही, हाँ। मिसमैच होगा जी। तो ये इंफॉर्मेशन आ जाती है जी। फिर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करना और उन्हें टैक्स नेट के अंदर लाना, तो इस तरह के जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वो हमारे स्तर पर लिए जाते हैं। बट ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अभी यही एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं कि उसके दुकान का 75 लाख इनकम है और उसने कम दिखाया है जी। तो आप क्वेरी रेज करते हो या वो एनीवे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं बाकी के एजेंसीज, या कई तरीके से हो सकता है। हाँ। जैसे कई बार क्या होता है कि जीएसटी की सर्वे हो गई या जीएसटी की रिटर्न फाइल की और वहाँ से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपकी टर्नओवर को कंपाइल करता है जी। तो उन्हें जहाँ कहीं, और अभी जो इन्फॉर्मेशन का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो बहुत ही रोबस्ट है कंप्यूटर के कारण, और ख़ास तौर से देश में जो जीएसटी रोल हुआ है, आप देखेंगे कि जब से जीएसटी रोल हुआ पूरे देश में टैक्स जीडीपी रेशियो इम्प्रूव कर गया। सो बहुत सारे लोग जो पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते थे, अब चूंकि वो अपना टर्नओवर छिपा नहीं सकते हैं क्योंकि जीएसटी में टर्नओवर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ लोग महीने महीने कर रहे हैं, कुछ लोग क्वार्टरली कर रहे हैं, कुछ एनुअल कर रहे हैं, तो वहाँ पता है और हमारे और उनके बीच में
प्रोटोकॉल्स हैं। सो वो प्रोटोकॉल्स के आधार पे इंफॉर्मेशन आती है। फिर ये इंफॉर्मेशन जैसे हमारे स्तर पे जो इंफॉर्मेशन आएगी हम लोग उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस किए जाने के बाद फिर वहाँ से वापस हमारे पास वो इंफॉर्मेशन चली आती है कि इनके ऊपर ये एक्शन करना है। सो देन हम लोग अपने जूनियर ऑफिसर्स को बोलते हैं ओके कैमरा रोल। तो अभी आपने जीएसटी का एग्जाम्पल दिया। सो हम में से लगभग हर कोई जीएसटी भरता है। अगर कुछ भी खरीदी किया, होटल में खाने पीने के लिए गए तो वो एक जीएसटी का अमाउंट वी पे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट के ऊपर चले गए और वो जीएसटी भी हम सब भरते हैं। तो लगभग उनका इनकम का ऑलमोस्ट 50% के आसपास वो टैक्स के हिसाब से भरते हैं। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस टैक्स बचाना, ये आप कैसे देखते हैं? टैक्स बचाना चाहिए और इफ़ यस देन टिल व्हाट एक्सटेंट इट इज़ लीगल? बिल्कुल बचाना चाहिए जी। सरकार कहती है कि आप टैक्स बचाइए। अच्छा। और जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। टैक्स बचाने में कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा। कुछ भी इलीगल नहीं है। ओके। और सरकार ने कई टैक्स सेविंग स्कीम्स भी निकाली हुई हैं। तो कानून के दायरे में रह करके जब आप टैक्स बचाते हैं तो ये टैक्स सेविंग कहलाती है, टैक्स प्लानिंग कहलाती है। टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग आपका अधिकार है और कानून की तरफ से हमने आपको ये सुरक्षा प्रदान कर रखी है कि आप बोल्डली कर सकती हैं। लेकिन इसका कंफ्यूजन टैक्स इवेशन के साथ नहीं करना है। टैक्स इवेशन अलग है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी महीने में 1 लाख रुपए का आलू बेच रहा है, ठीक है। अब वो पूरा कैश में बेच रहा है या 80% कैश में बेच रहा है और वो दिखा रहा है 20,000 रुपये का आलू ही वो बेचता है। एपीएमसी मार्केट में बैठा है, उसकी आड़त पे होलसेलर है। तो अगर एक होलसेलर 1 लाख रुपए महीने का बटाटा बेचता है और 20,000 रुपया महीने का ही सेल डिक्लेयर करता है तो ये टैक्स इवेशन है। तो फिर उन्हें बिल्कुल हमसे डरने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि कौन आता है, बागुल बुआ बिल्कुल आएगा उनके पास। तो ये जो अभी आपने बोला ना, और एक और चीज़ समझिए, क्यों उनके पास बागुल बुआ आना चाहिए? एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर, एक व्यक्ति है, मान लीजिए रमेश मराठे, वो मंत्रालय प्रतिदिन ट्रेन से जाता है, आता है, मेहनत करता है और उसको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है। वो पूरा का पूरा 12 लाख रुपया ऑफर करता है और उस पर टैक्स पे करता है जी। और ये इंसान जो इतना माल बेच रहा है और पूरा का पूरा मतलब 80% वो छिपा लेता है जी। तो 20% पे ही टैक्स दे रहा है। तो रमेश मराठे जैसे ईमानदार टैक्स पेयर के साथ ये अन्याय होगा यदि इस होलसेलर के पास बागल बुआ नहीं आता है। बराबर। सो इक्विटी जो है और जस्टिस इन लॉ नहीं होगी। इसलिए these people must be coming under our radar. Correct. So now this factor जो आपने बोला ना, बचपन से ही इनकम टैक्स का जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो मीडिया से हो या फिर फिल्म से हो, वो रेड के थ्रू है कि अरे इनकम टैक्स का रेड। एंड देन वी सी अ लॉट ऑफ फिल्म्स ऑल्सो अबाउट इट, वी हियर अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि कैसे डैशिंग इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड कंडक्ट किया। और वो तो ये जेन्युइनली रियल लाइफ में होता है, और अगर होता है तो कैसे तरफ से होता है? इफ़ यू हैव एनी थिंग टू शेयर अबाउट दैट। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो डेफिनेटली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। अच्छा। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। तो थोड़ा ड्रामेटाइजेशन किया जाता है, नहीं तो वो थोड़ा मसाला नहीं मिलाएंगे तो श्रोताओं को, पाठकों को या दर्शकों को मज़ा नहीं आएगा जी। वो होता है। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले साल 8.5 करोड़ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए। हम लोगों ने रेड कितने में किया? एनी एस्टिमेट?
कोई वाइल्ड एस्टिमेट कुछ कीजिए, 8.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, हम लोगों ने कितने लोगों पे रेट किया होगा? 1000, 2000, 3000। करेक्ट. सो आई मस्ट अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स. हम लोगों ने 1000 लोगों पे इनकम टैक्स की रेट की. अगर आप इसको दशमलव के पैमाने पे नापेंगे तो 0.00001%, विच इज़ नेग्लिजिबल. जी. तो बहुत ही कम लोगों पे इनकम टैक्स की रेट होती है. और जो रेट होती है वो तभी समझिए जिसको कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है, फूटने वाली बात हो गई. तो ऐसे लोगों पे रेट होती है. और एक सोसाइटी के सामने एक इफ़ेक्टिव डिटरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं कि भाई देखिए, अगर आप अति करेंगे तो हमें मजबूर होकर आपके ऊपर एक इन्वेसिव प्रोसीजर करनी पड़ेगी. क्योंकि सुबह सुबह हमारे अधिकारी आपके घर पे होंगे, आपके दफ्तर में होंगे, आपके कारखाने में होंगे, आपकी दुकानों में होंगे. और जितनी देर भी रेट चले, कई बार रेट जो है 48 घंटे 72 घंटे चलती है. बाप रे. तो ये इन्वेसिव प्रोसीजर है. बट हमेशा याद रखिए कि हम आपके यहाँ नहीं आए हैं, आपने मजबूर करके मुझे बुलाया है. बट वो क्या मतलब जेन्युइनली ऐसे होता है कि छत में पैसे छुपा के रखे हैं? होता है, मिलता है. तो ऐसे कुछ आप अगर जैसे कई बार ऐसे प्रसंग हुए हैं, हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते. हाँ. क्योंकि जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम से संबंधित जानकारी जी. और आइडेंटिटी के साथ नहीं बतानी चाहिए. हाँ, उसकी प्रिवेसी का सवाल होता है. पर कई बार हम लोगों ने देखा है डॉक्टर के घर में उनके बेड के नीचे जो मैट्रेस है उसमें कैश भरा हुआ, फॉल सीलिंग को तोड़ा, वहाँ से निकला. कमोड फॉल्स है, उसके अंदर सोने के बिस्किट्स हैं. तो ये सब चीज़ें ये रियल लाइफ में होती हैं. अरे बाप रे. ये तो हमने सोचा था, आपने जो मसाला बोला मुझे हमें लगा कि ये वो मसाले का एक एग्जाम्पल होगा, पर ये रियल लाइफ में. हाँ, ये रियल लाइफ में हम लोगों का ये कलेक्टिव तजुर्बा है, मिलता है. तो इजंट इट वेरी अलार्मिंग कि ऐसे ये होता है? और कैसे देन हाउ डू यू हैंडल इट? ये ऐसे मिला तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, अलार्मिंग तो ऐसा है कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट बनती है 180 देशों की, उसमें भारतवर्ष 93rd रैंक पर है. तो एज ए कंट्री हम लोगों को वेस्टर्न लोग बहुत ऑनेस्ट लोगों के रूप में नहीं देखते हैं. जी. चाइना की रैंक 76 है. जी. तो जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही बिजनेसमैन निकलेंगे, वैसे ही उस सोसाइटी से सिस्टम्स निकलेंगे. जी. तो उस कंटेक्स्ट में इसको देखना है कि ये कितना अलार्मिंग है. अब एक इनकम टैक्स रेड के दौरान डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है इस बात के लिए कि इस व्यक्ति ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, टैक्स के पेमेंट को डॉज किया है, इवेट किया है. तो हम लोग जो आए हैं वो बहुत ही लिमिटेड फोकस के साथ आए हैं. आपके घर में हम रमेश कर रहे हैं, चीज़ों को खोल खोल करके देख रहे हैं, बट वी कीप आवर फोकस लिमिटेड टू इनकम टैक्स इवेशन. जी. एंड अन्य चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, उतनी संवेदना रखते. टैक्स पेयर के साथ जो मानवीय व्यवहार है वो इनकम टैक्स रेड के दौरान भी कभी समाप्त नहीं होता है. जी. तो इसलिए आप देखेंगे कि इस देश में इतने इनकम टैक्स रेड के दौरान किए जाने के बावजूद कभी भी टैक्स पेयर एंड टैक्स ऑफिसर के बीच में अप्रिय प्रसंग की घटनाएं बहुत ही रेयर होती हैं. एक्सट्रीमली रेयर. राइट. सो नाउ ये भी एक मिथ है. सो जब भी ये सारी चीज़ें सुनते हैं हम एज ए स्पेक्टेटर सुनते हैं जी, कि एक होता है कि अरे हाँ ये तो सब ना जो बहुत पैसे वाले हैं ना उनके साथ होता है,
तो ये एक मिथ है कि जो इनकम टैक्स का ऑडिट होता है या फिर इनकम टैक्स का कुछ नोटिस होता है, वो अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई इनकम है तो ही होता है, अगर आपका रेगुलर इनकम है तो कोई देखता नहीं है, तो कुछ भी करो। ये सच्ची है क्या? पार्टली। ओके, ठीक है, पर इसके ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये इसको आपके श्रोता ध्यान से सुने तो अच्छा है। इनकम टैक्स की रेट का संबंध आपके गरीब होने से नहीं है, और इसका संबंध आपके अमीर होने से भी नहीं है। इसका संबंध है टैक्स की चोरी करने से। जी। मान लीजिए आप अमीर हैं पर टैक्स की चोरी नहीं करते हैं, आपके यहाँ रेट नहीं होगी। मान लीजिए आप गरीब हैं परंतु जो टैक्स चोरी करता है उसके साथ आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये कॉम्प्लिसिटी है। जी। तो लॉ तो कॉम्प्लिसिटी को पनिश करेगा। बराबर। तो इसलिए इवन दो यू आर अ लोली स्टाफ गेटिंग ओनली 40,000 rupees per month, but you are key confident of the management and keeping their secrets. Be ready that one day in the Borivali chawl we can come and knock. Right. The top businessman hiding his secrets there is not safe, and you believing that since you are a poor person, you are also not safe because you are complicit with that person who is indulging deliberately into tax evasion. Right. So ये जैसे एक मिथ था कि अगर गरीब लोगों के पास का कोई वास्ता नहीं है इनकम टैक्स से, तो ऐसे और कौन से मिथ्स है जो आपको कॉमनली लगता है लोगों के बीच में है और वो खारिज करने चाहिए? सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं इस देश में टैक्स बहुत ज़्यादा है। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है 15 लाख से ऊपर इनकम वालों के लिए 30% का रेट, उस पर सरचार्ज वगैरह मिला करके 32-33% तक आएगा, ये पीक रेट है। लेकिन उससे नीचे तो टैक्स रेट काफ़ी कम है। राइट। 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। तो एक तो ये हो गई अपने देश की बात कि अपने देश में 15 लाख से ऊपर की इनकम पे आप 30% से ऊपर की टैक्स ब्रैकेट में जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कंपेयर करेंगे अपने आप को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, तो वहाँ पे 50% से ऊपर टैक्स है। अच्छा। अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिका से, तो अमेरिका में टैक्स रेट हम 25% के आसपास होंगे जी। हमारे यहाँ 30% के आसपास है, लेकिन हमारे यहाँ डिडक्शंस बहुत हैं, तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट हमारे यहाँ घट करके वो 12 से 15% आ जाता है। सो अमेरिका भी कंपेरेटिवली इंडिया से ज़्यादा टैक्स है जी। सो ज़्यादा टैक्स ये एक मिथ है, हमारे यहाँ ज़्यादा टैक्स नहीं है। ओके। तो ये एक चीज़ समझने की है। दूसरी चीज़ ये समझने की, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बैंक में डाल दिया तो वाइट हो गया। अच्छा। ऐसा कई लोगों के मन में है। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम कैश में हो रही है और उस इनकम को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्लैक की इनकम हुई। अब ये ब्लैक की इनकम अगर आप बैंक में डाल देंगे तो ये वाइट हो जाएगा, ये एक गलतफहमी है। अच्छा। तो ऐसा है, और हम लोगों को ऐसे कई इंस्टेंसेस आते हैं। ये आप एलैबोरेट कर सकोगे मुझे? जैसे कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एफडी बना ली, फिक्स डिपॉजिट। बराबर। सो गए और एफडी बना ली। कई लोगों ने गोल्ड की ज्वेलरी खरीद ली कैश दे करके जी। कैश दे करके एफडी बना ली जी। फिर उन्हें लगता है कि एफडी है, बैंक में है, तो ये तो मेरा डिक्लेयर्ड है। बैंक को पता है, पर आपने उस साल की रिटर्न ऑफ इनकम में क्या उस आमदनी को दिखाया है जिस आमदनी से आपने एफडी बनाई है? क्या उस आमदनी को दिखाया जिस आमदनी से आपने ये गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है? बराबर। यदि नहीं दिखाया है तो ये वो इनकम है जिस पे टैक्स पे नहीं किया गया है। राइट। तो ये इलीगल होगा। फिर आप हमें अननेसेसरली इनवाइट करेंगे। बराबर। बट
कैश में डीलिंग करना जो है वो भी हम एक बहुत टैबू माना जाता है कि नहीं कैश में तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, इवन दो इट इज़ राइट। कैश ये शब्द से ना नॉर्मल मिडिल क्लास लोग बहुत डर जाते हैं। सपोज अगर किसी चीज़ के लिए कैश बैंक से भी हमने खुद से निकाला है तो भी घर पे अगर वो कैश रहता है ना तो हम वो पेमेंट कर देना या फिर कहीं और डिपॉजिट करना है वो कर देने तक हम लोग को ऐसे एक घबराहट सी रहती है। सो ये आप अगर एक्सप्लेन कर पाओगे कि कैश कंपोनेंट जो होता है वो टिल व्हाट एक्सटेंट, व्हाट आर द रूल्स सराउंडिंग दैट? और देखिए, कैश पर से बुरा नहीं है, अनडिक्लेयर्ड कैश बुरा है जी। जैसे कई बिजनेस ऐसे हैं उनकी नेचर ऐसी है कि वो कैश का ही बिजनेस है। जैसे मान लीजिए एक मिल्क बूथ है जी, तो मिल्क बूथ वाला जो है वो अगर महानंदा डेयरी से दूध ले रहा है तो उसको तो चेक में पेमेंट कर रहा है बराबर, लेकिन अपने कस्टमर को वो कैश में बेच रहा है जी कि 22 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया। वो सब लोग, अभी तो जीपे निकल गया, उसके पहले ये था नहीं, तो वो तो कोई चेक देगा नहीं, कैश में ही देगा। बराबर। तो क्या इस मिल्क वेंडर की इनकम जो कैश में है गलत है? इसका उत्तर है नहीं, गलत नहीं है। उसके बिजनेस का नेचर वैसा है और ये हम लोग समझते हैं, इसके प्रति हम काफ़ी संवेदनशील हैं जी। लेकिन जो अनडिक्लेयर्ड कैश है वह गलत है। तो अनडिक्लेयर्ड कैश कैसे होगा? जैसे आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ की, आप दिखाते हैं 50 लाख, तो ये जो 50 लाख है ये अनडिक्लेयर्ड है बराबर। इससे संबंधित जो कैश है वो फिर गलत है जी। या कोई राजनेता है या सरकारी अधिकारी है या किसी प्राइवेट सेक्टर का ही अधिकारी है और उसके पास गलत पैसे आते हैं गलत स्रोतों से, तो वो कैश में आएंगे जी। फिर वो पैसा गलत है। अब उस पैसे से आपने एफडी बना ली या ज्वेलरी खरीद ली तो वो वाइट थोड़ी हो जाएगा, वो पैसा तो गलत है। गलत है तो फिर गलत है, उस पर टैक्स बनता है। बट इनकम टैक्स के फाइलिंग में भी एक कुछ कैश आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इतना कैश होता है एंड देन दैट गिव्स यू सम बेनिफिट, ऐसा कुछ सुना है? तो नहीं, जैसे जब आप बिजनेस करती हैं तो बिजनेस करते समय बिजनेस का अकाउंट बनाती हैं जी। तो बेसिक अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कैश एट बैंक, कैश एट हैंड जी। ठीक है। तो कैश एट हैंड कितना है आप वो बताते हैं हमेशा और एवरी डे आपके अकाउंट में, इसको कॉलिक्वल टर्म में कहेंगे गले में कुछ ना कुछ कैश होता है जी। तो अब कोई बंदा बटाटा बड़ा बेच रहा है तो आज शाम को उसने दुकान बंद की और दुकान बंद करते समय उसके गले में 17,329 रुपए हैं जी। तो अभी वो कैश एट हैंड हुआ। बराबर। हो सकता है कि इसमें से वो 10,000 रुपए कल बैंक में जमा कर दे, बाकी का सामान खरीद कर लेकर आए, तो ये कैश एट हैंड है। तो ये कैश एट हैंड पूरी तरीके से बिजनेस में रिफ्लेक्टेड है। जब तक वो रिफ्लेक्टेड है तो तब तक वो चाहे 17,229 रुपए हो या 17 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन रिफ्लेक्टेड नहीं है, अनडिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं की जा रही है, तो फिर उस कैश से तो डरने की बात है। बराबर बराबर। अभी ये अगेन फाइलिंग का अभी समय चल रहा है, तो ऐसे क्या 3 या 4 आप मिस्टेक्स, जैसे शुरू में भी आपने 1-2 पॉइंट आउट की, उससे आगे इफ़ यू कैन पॉइंट आउट कि ये ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए वाइल फाइलिंग टैक्स? जी, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न के कई प्रकार होते हैं, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो आप गलत फॉर्म का यूज़ ना करें। ओके। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म है, तो गलत कैटेगरी का फॉर्म इस्तेमाल करने से फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। बराबर। तो ये देखना ज़रूरी है। और जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आप वो गाइड करती है इनकम टैक्स की वेबसाइट, क्या है हेड्स ऑफ इनकम क्या है, कितनी है, उसके हिसाब से वो सजेस्ट करती है कि व्हाट शुड बी करेक्ट ITR फॉर्म, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है उसका वेरिफिकेशन, जिनका आधार और पैन लिंक्ड है उनका तो वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है। बराबर। जिनका लिंक नहीं है उनको मैनुअली वेरिफिकेशन करना पड़ता है 1 महीने के अंदर। कई बार
इंसान भूल जाता है, भूल गया तो वेरिफिकेशन रह गया, तो इवन दो यू हैव फाइल्ड रिटर्न, दैट रिटर्न कैन नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड इट। राइट। और आप समझ रही हैं कि एक लीगल प्रोसीजर है, देयर इज समथिंग विच इज फाइल्ड बट नॉट वेरीफाइड, हाउ डू यू टेक इट ऑन रिकॉर्ड? करेक्ट। तो वो एक दूसरी बड़ी गलती होती है। तीसरी गलती ये होती है कि जो डिडक्शंस आप क्लेम करते हैं, जैसे आपने मेडी क्लेम किया या LIC का क्लेम किया या कोई और डिडक्शन किया, वो डिडक्शन कई बार हम लोग पूरा क्लेम करना भूल जाते हैं। ओके। फिर बाद में तकलीफ होती है, अच्छा अब लास्ट में था 31 जुलाई आने वाली थी, घाई घाई में भरा, वो एक डिडक्शन छूट गया। हाँ। तो एक ये गलती होती है। दूसरी बार कई बार क्या होता है, टाइपो एरर हो जाता है, हम ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे मेडी क्लेम की जगह LIC डाल दिया, LIC की जगह मेडी क्लेम डाल दिया, तो कम ज़्यादा हो गया। इस तरह की गलतियाँ होती हैं, ये सब गलतियाँ होती हैं। उसके बाद कई लोगों के साथ ये हो जाता है कि जो क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन, उसकी पेपर्स नहीं है। अच्छा। तो फिर गलत होता है जी। कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। तो कई तरह के प्रोफेशनल्स हैं। सो कुछ गलत टैक्स प्रोफेशनल्स भी हैं, वो आपको ये भुलावा देते हैं कि देखिए मेडिकल का मैं आपको गलत सर्टिफिकेट दे दूंगी, आप वो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह के कई बार स्कैम पकड़े गए हैं। ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हो? देखिए कुछ साल पहले, आज से कई साल पहले, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के कई कर्मचारी इसमें फंसे थे। 4-5 हज़ार कर्मचारी फंसे थे। तो उसमें एक गलत टैक्स पेयर ने इन लोगों को मेडिकल के झूठे सर्टिफिकेट बना करके दे दिए थे। तो अब वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये बचा रहे थे। अब उसमें कई लोग फंस गए। बाद में सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और उससे कई गुना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो ऐसे प्रलोभनों में नहीं पड़े जी। ऐसे अगर आप ये प्रलोभनों का कुछ एग्जाम्पल्स अगर दे सकते हो, क्योंकि कॉमन तो पता है कि अगर मम्मी पापा के साथ भी रह रहे हैं तो यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप दिखा दो कि आप हर महीना रेंट दे रहे हैं उनको, तो आपको वो रेंट का ये मिल जाएगा, या फिर ऐसे कुछ ऐसे भी कुछ होते हैं ऑप्शंस। तो वैसे कौन से प्रलोभन हैं जो हमें लगता है कि अरे वाह हम बहुत होशियारी का काम कर रहे हैं बट पकड़े जा सकते हैं? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लाइफ में। कोई कुछ भी कहे कि ये कर दो, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्स रेट जो है अभी हमने बताया 0.00001% पे होती है। ठीक है, आपने 25,000 रुपये का गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है, आपके यहाँ रेट नहीं होगी, लेकिन आपके यहाँ और भी कई तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिससे आपको गुजरना पड़ेगा और वो आपको लगेगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पकड़े जाएंगे, पेनाल्टी होगी, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, शर्मिंदगी होगी, रेपुटेशनल रिस्क होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी जो दुनिया है वो काफ़ी तेज़ी से बहुत ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस छिप नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लाइट में है। अब लाइट में होने के कारण आपने झूठ बोल दिया एक जगह, पर उसकी करस्पॉन्डिंग कई जगहों पे इम्प्रिंट होती है, वहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि नहीं ये झूठ है जी। फिर वो आपको नोटिस आएगी, स्क्रूटनी होगी, फिर आपका CA आपको डराएगा, स्क्रूटनी की प्रोसेस लंबी चलती है। उसके बाद जब आपको टैक्स लगेगा तो पेनल्टी के साथ लगेगा, इंटरेस्ट की मार, पेनल्टी की मार एंड प्रोसिक्यूशन का डर जी। तो ये फिर वर्थ नहीं होता है। उन तमाम लोगों से जिनके साथ ऐसा हुआ है आप पूछेंगे तो कहे अरे नहीं करना चाहिए था, मैं बहकावे में आ गया जी। पर अगर ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि क्या यूजुअली क्या मतलब क्या गलत लोग करते हैं इफ़ यू कैन? तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया और वो डिडक्शन के पेपर नहीं है, क्योंकि आपने वो डिडक्शन लिया ही नहीं है, आपने LIC नहीं ली है और आप LIC क्लेम कर रहे हैं जी। आपने मेडिकल का एक्सपेंस नहीं किया है
और आप क्लेम कर रहे हैं, तो एक श्रेणी हुई रॉन्ग क्लेम ऑफ डिडक्शन, दूसरी श्रेणी हुई सप्रेशन ऑफ इनकम। जैसे मान लीजिए कई बार देखेंगे, अभी जैसे आप लोग यंग हैं, एक बच्चे ने एक जगह नौकरी की, 3 महीने उसको छोड़ दिया, दूसरी जगह नौकरी की, फिर तीसरी जगह नौकरी की, कहीं से फॉर्म 16 मिला, कहीं से नहीं मिला, फिर उसने सोचा कि लास्ट में तो मार्च में तो मैं यहाँ था, वही दिखाता हूँ, बाकी नहीं दिखाता हूँ। तो कई बार लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं। बराबर। उसका क्या करें? अब वो कंपनी आज नहीं तो कल वो फॉर्म 16 तो देगी आपको, क्योंकि वो जब आपको सैलरी दे रही है तो टीडीएस भी करेगी जी। तो वो कंपनी अपने रिकॉर्ड में तो डालेगी, उसके लिए ये खर्चे होंगे, आपके लिए आमदनी थी जी। बराबर। तो जब बाद में हमें पता चलेगा 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, तब आपके पास नोटिस आएगी। अभी जैसे पूरा देश जैसे जैसे कंप्यूटर सिस्टम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास रेगुलर इनकम टैक्स स्क्रूटनी से ज़्यादा रीओपनिंग ऑफ केसेस का वर्कलोड है। अच्छा। अब रीओपनिंग कैसे होती है? जैसे आपने पूछा कि एग्जाम्पल कॉन्क्रीट बताएं। अब आपने मान लीजिए कि कोई एक फ्लैट लिया, पनवेल में जाकर के उसकी रजिस्ट्रेशन करा ली, फ्लैट की कीमत थी 30 लाख रुपए जी, और आपने दिखाया 15 लाख रुपए। लोग करते हैं अच्छा कि भाई टैक्स कम लगेगा, हाँ, 15 लाख में कर दो, क्योंकि लोगों को स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बचाना होता है। तो पहली चीज़ तो आप राज्य सरकार के साथ चोरी कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी बचाने की, पर चोरी यहीं तक नहीं सीमित रहने वाली है। वो चोरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, क्योंकि सभी पूरे देश में जितने भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार हैं, उन्हें जितनी भी प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती है उनकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को भेजनी होती है जी। अब इनकम टैक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किए जाते हैं कि मार्केट रेट X है, आपने ट्रांजैक्शन की है Y पे, अगर X और Y के बीच में डिफरेंस है तो फिर आपको नोटिस जाएगी। बराबर। तो ये इससे संबंधित नोटिस जो है हजारों की संख्या में जाती हैं और उसके बाद फिर लोगों को मुश्किल पड़ता है। बराबर। बट अभी आपने जो बात बोली ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ऐसी लगी कि आपने बोला 2-4 साल बाद आता है। यूजुअली हमारा क्या होता है कि ठीक है, ये साल का रिटर्न भर दिया, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो अगले साल का रिटर्न भर दिया, 1 साल में कुछ नहीं आया तो मैं सेफ हूँ। बट ये 2-4 साल मतलब आप इतना, अगर आपने गलती की है हाँ, तो आप कभी सेफ नहीं हैं। अच्छा। हो सकता है कि हमें तुरंत न दिखे, लेट से दिखेगा। अगर लेट से भी दिखेगा तो हमें पावर है कि हम 10 साल तक अच्छा आपकी फाइल रीओपन कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। और हो सकता है हमें 10 साल भी नहीं दिखे, पर क्या आप अपने दिल में ईश्वर के सामने इस ट्रांजैक्शन को लेकर के सुरक्षित महसूस करते, ईमानदार महसूस करते हैं? इसलिए ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन। ये चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं होता है, पकड़े जाने पे फजीहत होती है। जी जी। तो मतलब अगर नहीं सोएंगे तो बागुल बुआ आ जाएगा, और चैन से सोना है तो मेक श्योर कि इनकम टैक्स वाले कभी ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे सवाल थे, एक तो जो डर था मन में वो भी थोड़ा शांत हो गया है, बहुत सारे सवाल थे उसके भी जवाब मिल गए, तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और पूरे देश में इनकम टैक्स विभाग ने आस्क करके सर्विसेज शुरू की है। तो जैसे इस ऑफिस में भी नीचे है जी, जहाँ पे टैक्स पेयर अपनी समस्याओं को लेकर के जा सकता है। जी, आस्क नाम है जी जी। और अपनी समस्याओं को लेकर जा सकता है, और वहाँ पे कोई डराने वाला इंसान नहीं बैठा है जी, कोई गलत प्रोफेशनल नहीं बैठे, इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे, वो आपकी समस्या को सुनकर समझ करके आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। अच्छा। तो देश के तमाम आस्क इंफॉर्मेशन सेंटर्स का आप लोग लाभ उठाएं जी। इसके अलावे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छी सिस्टम शुरू की है, इसे सीपी ग्राम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी का रिफंड रुक गया, किसी का कोई अपील इफेक्ट नहीं मिला, रेक्टिफिकेशन नहीं मिला, या कोई और चीज़ हो गई, और आप ग्रीवांस के लिए पिटीशन दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब आप सीपी ग्राम देते हैं
उसमें आप अपनी समस्या लिख देते हैं, वो सीधा जो टैक्स ऑफिसर है उसके पास जाता है जी। और 30 दिन के अंदर हमें आपकी शिकायत का निपटारा करना होता है, क्योंकि उसको जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उसे व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करते हैं। अच्छा। तो इस वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स टैक्स पेयर बहुत ही इम्प्रूव हुई है जी। तो टैक्स के साथ डरे नहीं, आप टैक्स बराबर भरें, आमदनी बराबर डिक्लेअर करें, टॅक्स बराबर भरें और चैन की नींद सोएं। जी. तर धन्यवाद. आजचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की सांगा. अजून असे कुठचे अधिकारी आहेत ज्यांची आपल्याला भीती वाटते आणि ज्यांच्याबद्दल कुतूहल आहे आणि त्यांच्याशी आम्ही बोललो तर आपल्याला आवडेल हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांसोबत शेअर करा आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचं खूप खूप धन्यवाद.